अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है सैंडविच टेस्टिंग। लास्ट टाइम हम टेस्टिंग स्ट्रेटजीज देख रहे थे, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजीज, जिसमें हमने टॉप बॉटम और बॉटम टू अप स्ट्रेटजीज को देखा। उसके बाद हमने यूनिट टेस्टिंग को देखा, फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग को देखा। तो हमने क्लस्टर्स की भी बात की थी, हमने जो है उसके अंदर ड्राइवर्स की भी बात की थी और स्टब्स की भी बात की थी। तो अब हम बात करते हैं सैंडविच टेस्टिंग की। सैंडविच टेस्टिंग से मुराद क्या है जी? कंबाइंड अप्रोच दैट यूजेस टॉप डाउन टेस्ट फॉर द अपर लेवल ऑफ द प्रोग्राम स्ट्रक्चर coupled with bottom up test for the subordinate levels। यानी कि आपके पास जो इसके अंदर टॉप डाउन अप्रोच को भी यूज़ किया जाता है और बॉटम अप को भी यूज़ किया जाता है। टॉप डाउन के लिए आप अपर लेवल को सिलेक्ट करते हो और बॉटम अप के लिए आप सब ऑर्डिनेट्स को सिलेक्ट करते हो। ठीक है, सब ऑर्डिनेट्स में यानी कि आपको फिर इसके अंदर क्लस्टर्स बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी सैंडविच टेस्टिंग कर सकते हैं। यानी कि जिस तरह सैंडविच में आप पीसेस नहीं कर लेते, तो आप पीस वाइज जो है वो क्या करते हैं, सैंडविच स्ट्रेटेजी अपना टेस्टिंग स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करते हैं। उसके बाद है जी रिग्रेशन टेस्टिंग। ईच टाइम अ न्यू मॉड्यूल is added as a part of integration testing or a bug is fixing in the software, the software changes. These changes may cause problem with functions that previously worked. तो regression testing क्या करती है? Is the re-execution of some subset of tests that have already been conducted। ठीक है, जो चीज़ें आप पहले से आप टेस्ट कर चुके होते हैं, उनको दोबारा से इंश्योर करते हैं that changes have not been generated unintended side effects। कि जो चीज़ों को आप पहले से टेस्ट कर चुके होते हैं, उनको आप दोबारा वेरीफाई करते हो। द रिग्रेशन टेस्ट suite should be designed to include only those tests that address one or more classes of errors in each of the major program function। ठीक है, यानी किसी भी प्रोग्राम के अंदर अगर आपके पास एक या एक से ज़्यादा जो आपकी क्लासेस हैं यानी एरर्स आ रहे हैं, उसको आप दोबारा से वेरीफाई करते हो। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं जी? रिग्रेशन टेस्टिंग। उसके बाद बात करते हैं जी स्मोक टेस्टिंग की। एन इंटीग्रेशन टेस्टिंग अप्रोच यूज्ड फॉर श्रिंक रैप्ड सॉफ्टवेयर्स। ठीक है, कि इसमें अब क्या करते हैं, श्रिंक रैप टेक्निक को यूज करते हैं। श्रिंक रैप टेक्निक से मुराद क्या है कि सॉफ्टवेयर कंपोनेंट दैट हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू द कोड आर इंटीग्रेटेड इनटू अ बिल्ड। ठीक है, अ सीरीज ऑफ टेस्ट इज डिजाइंड टू एक्सपोज एरर्स दैट विल keep the build of properly performing its function। The intent would be should be uncovered sure stopper errors। यानी कि आप चीज़ों को जो है वो मर्ज करते हैं, श्रिंक करते हैं। ठीक है, श्रिंक करके आप उसके ए स्मॉल स्मॉल कंपोनेंट्स बना लेते हैं। ठीक है, द बिल्ड इज इंटीग्रेटेड विद द अदर बिल्ड्स एंड एंटायर प्रोडक्ट इज स्मोक टेस्टेड डेली। तो आप उसके एक एक पोर्शन को जो है वो डेली बेसिस के ऊपर जो है आप टेस्ट करना शुरू कर लेते हैं। द इंटीग्रेशन अप्रोच में भी टॉप डाउन और बॉटम, तो इसमें आप दोनों तरह की अप्रोचेज में से कोई भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपने क्या करना है कि एक आपने जब बिल्ड होती है, बिल्ड को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो ऐसा कंपोनेंट जो बिल्कुल डिलीवरी के लिए तैयार होता है। ठीक है, उस एक बिल्ड को अपलोड कर लिया जाता है। ठीक है, लोकल डोमेन के ऊपर, देन फिर क्या किया जाता है, उसको आप टेस्ट करते हैं। इसके फायदे क्या हैं? इंटीग्रेशन रिस्क इज मिनिमाइज्ड, द क्वालिटी ऑफ द एंड प्रोडक्ट इज इम्प्रूव्ड, एरर डायग्नोसिस एंड करेक्शंस आर सिंप्लीफाइड और प्रोग्रेस इज इजी टू एक्सेस। ठीक है, तो ये वेरी जो है क्या कहते हैं, हेल्पफुल है आपकी टेस्टिंग जब आपकी बिल्ड जो है वो रेडी हो चुकी हो। उसके बाद बात करते हैं हाई ऑर्डर टेस्टिंग की। हाई ऑर्डर टेस्टिंग में आप वैलिडेशन टेस्टिंग आ जाती है, आपकी अल्फा और बीटा टेस्टिंग आ जाती है, देन आपकी सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है। तो ये तीन टेस्टिंग ऐसी हैं जिनको आप क्या कह सकते हैं, हाई ऑर्डर टेस्टिंग। वैलिडेशन टेस्टिंग बात पहले मैंने बताई थी, वेरिफिकेशन और वैलिडेशन में डिफरेंस। वैलिडेशन क्या होती है कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है क्या वो राइट प्रोडक्ट बनाई है। Verify, confirm with requirements, answers the question, did we build the product correct product? अल्फा और बीटा टेस्टिंग क्या है जी? टेस्टिंग बाय द कस्टमर ऑफ अ नियर फाइनल वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट। इसके अंदर आप अपनी उस प्रोडक्ट को आप जो है जो कस्टमर को हैंड ओवर करनी होती है, जब वो कंप्लीट रेडी हो जाती है, देन उसके ऊपर हम टेस्टिंग अप्लाई करते हैं, अल्फा और बीटा टेस्टिंग।
दोनों का डिफरेंस भी बताता हूँ आपको। सिस्टम टेस्टिंग, टेस्टिंग ऑफ द इंटायर सॉफ्टवेयर सिस्टम फोकस्ड ऑन एंड टू एंड क्वालिटीज। इसके अंदर कंप्लीट सिस्टम आपका टेस्ट हो जाता है। अच्छा, अब बात करते हैं सबसे पहले वैलिडेशन की। Validation succeeds when the software under test functions in a manner that can reasonably by expected by the customer। ठीक है, यानी इसके अंदर आप कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए अपनी प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हो, ठीक है, वैलिडेट करते हो। और प्रोडक्ट बनने के बाद इसको वैलिडेशन चेक की जाती है कि क्या हमने ये रिक्वायरमेंट भी फॉलो की है, ये भी फॉलो की है, ये भी फॉलो की है। ठीक है, तो प्रोडक्ट के तैयार होने के बाद जब उसको टेस्ट किया जाता है तो हम उसको वैलिडेशन टेस्टिंग कहते हैं। और ये ऑब्वियसली जब तैयार हो जाती है तो ऑब्वियसली वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक पार्ट बन जाती है, यानी इसको आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग का एक हिस्सा भी कह सकते हैं। अल्फा और बीटा से क्या मुराद है जी? अल्फा टेस्टिंग के अंदर क्या होता है जी? सॉफ्टवेयर डेवलपर साइड पे टेस्ट किया जाता है, ठीक है। कस्टमर टेस्ट कस्टमर साइड जो है वो डेवलपर साइड पे किया जाता है। और बीटा में क्या किया जाता है जी? सॉफ्टवेयर टेस्ट किया जाता है कस्टमर की साइड पे। डेवलपर अपने रिव्यू देता है और कस्टमर साइड पे जब आप टेस्टिंग करते हैं तो वो बीटा टेस्टिंग है, जब आप डेवलपर साइड पे टेस्टिंग करते हैं तो उसको हम अल्फा टेस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग क्या है जी? सिस्टम टेस्टिंग इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टेस्ट whose primary purpose is to fully exercise a computer based system। यानी कंप्लीट आपका जो सिस्टम रेडी हो जाता है उसको आप डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट तरह की जो है इनपुट्स देकर आप अपने कंप्लीट सिस्टम को जो है वो वेरीफाई करते हो कि उसके सारे के सारे एलिमेंट जो है वो प्रॉपरली इंटीग्रेट हो गए हैं और वो आपके एलोकेटेड जो है फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। सिस्टम टेस्टिंग के अंदर 4 चीज़ों का पता चल जाता है। रिकवरी टेस्टिंग हो जाती है, उसकी सिक्योरिटी टेस्टिंग हो जाती है, स्ट्रेस टेस्टिंग हो जाती है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो जाती है। तो ये 4 तरह की जो मेजर टेस्टिंग है, ये भी उसके अंदर परफॉर्म हो जाती हैं। ठीक है, परफॉर्मेंस के अंदर आप उसका रन टाइम परफॉर्मेंस चेक करते हो, स्ट्रेस के अंदर आप उसको अबनॉर्मल क्वांटिटी या ज़्यादा बल्क में डाटा जो है या वॉल्यूम ऑफ डाटा जो है इनपुट दे के आप चेक करते हो कि वो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। सिक्योरिटी के वाले से आप प्रोटेक्शन उसकी चेक करते हो, अनऑथराइज जो है वो इम्प्रॉपर एक्सेस तो नहीं हो रही क्या उसकी। उसके बाद रिकवरी क्या, अगर वो फेल हो जाता है या क्रैश कर जाता है तो क्या वो सिस्टम जो है वो आपके डाटा को रिकवर भी करता है कि नहीं। अब बात करते हैं जी डिबगिंग की। डिबगिंग जो है वो टेस्टिंग नहीं है, डिबगिंग इज नॉट अ टेस्टिंग। डिबगिंग occurs as a consequence of successful testing। when a test case uncovers an error, डिबगिंग क्या है जी? उस एरर को रिजॉल्व करना, ठीक है। Debugging is a process that connects symptoms to a cause, thereby leading to error correction। यानी error correction जो आप कर रहे हैं उसको debugging भी बोल सकते हैं। It is an art, some people are good and it and some are not। तो कुछ लोग इसमें अहम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं करते, ठीक है। तो एरर को फाइंड आउट करना टेस्टिंग है और एरर को रिजॉल्व करना क्या कहलाता है जी? डिबगिंग कहलाता है। टेस्ट केस को सामने रखा जाता है, न्यू टेस्ट केस बनाए जाते हैं, इसके अंदर आपकी रिग्रेशन टेस्टिंग भी इन्वॉल्व हो जाती है, करेक्शन हो जाती हैं, आइडेंटिफाई कॉजेज हो जाते हैं, सस्पेक्टेड कॉजेज का पता चल जाता है। तो इन सारी की सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, फिर आप डिबगिंग करते हैं। यानी ये जो लेफ्ट साइड बता रही है ये आपकी एरर फाइंडिंग है और ये आपकी एरर करेक्शन का प्रोसेस है, ठीक है। तो एरर करेक्शन तभी हो सकती है ना जब एरर फाइंड किए जाएंगे। तो डिबगिंग टाइम रिक्वायर्ड टू करेक्ट द एरर एंड कंडक्ट रिग्रेशन टेस्ट। देखो टाइम सिम्टम्स को डायग्नोज करने में ज़्यादा टाइम लगता है और उसको रिजॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये जो वाइट पोर्शन आपको टाइम रिक्वायर्ड टू डायग्नोज द सिम्टम्स, यानी डायग्नोज करने पे जो टाइम आपका यूज हो रहा है वो आपका आपका वाइट कलर को शो कर रहा है और जो आप उसकी जो है करेक्शंस कर रहे हैं वो आपका ये जो डार्क शेड आपको नजर आ रहा है ये आपको शो कर रहा है। अच्छा, उसके बाद सिम्टम्स एंड काजेज के अंदर डिफरेंस क्या है जी? सिम्टम से मुराद क्या है? सिम्टम एंड काजेज में भी जियोग्राफिकली सेपरेट हो सकता है। सिम्टम कहीं और हो और उसका काज कहीं और हो। तो हो सकता है ऊपर आपने वेरिएबल एक डिक्लेयर किया है और उसकी वजह से आपको जो है वो इनपुट सही तरीके से एक्सेप्ट नहीं कर रहा। तो देखें सिम्टम कहाँ पे था और वजह क्या थी उसकी। सिम्टम्स में बी डिसअपियर व्हेन अनदर प्रॉब्लम इज फिक्स्ड। कॉज मे बी ड्यू टू द कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन एरर्स। अब सिम्टम देखें वो यहाँ पे है, इसको सही तरीके से वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही और उसकी वजह से जो है वो डिस्टर्ब ये मॉड्यूल हो रहा है।
तो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते हैं। कॉज में भी ड्यू टू द सिस्टम और कंपाइलर एरर भी हो सकता है, कॉज में भी ड्यू टू द असम्पशंस दैट एवरीवन बिलीव्स भी हो सकता है, सिम्टम्स में भी इंटरमिटेंट भी हो सकती हैं, यानी कि उन दोनों से डिफरेंट भी हो सकती हैं। तो कंसिक्वेंस ऑफ बग्स क्या है जी, आपके पास पहले मेल्ड है, अनोइंग है, डिस्टर्बिंग है, ये आपको जो है ये आपका आपके प्रोजेक्ट को डैमेज की तरफ लेकर जाता है, ये आपको आपके बग्स की टाइप्स बता रहा है। ठीक है, तो बग्स की डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं। ठीक है, सबसे हाई कैटेगरी जो है वो आपकी इन्फेक्शियस है, यानी आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्ट हो जाता है, उससे खराब होने का भी चांस हो सकता है। फंक्शन रिलेटेड बग्स हो सकते हैं, सिस्टम रिलेटेड बग्स हो सकते हैं, डेटा बग्स हो सकते हैं, कोडिंग बग्स हो सकते हैं, डिज़ाइन बग्स हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन के हो सकते हैं, स्टैंडर्ड वायलेशन के हो सकते हैं। तो डिफरेंट तरह के आपके जो है वो बग की टाइप होती हैं। ठीक है, जैसे जैसे बग की टाइप बढ़ती जाती हैं, जैसे जैसे यानी बग्स इंक्रीज होते जाते हैं, वैसे वैसे आपका सिस्टम जो है वो डैमेज की तरफ जाता है। उसके बाद बात करते हैं जी डिबगिंग की टेक्निक्स की। तो नंबर वन टेक्निक क्या है जी, ब्रूट फोर्स। नंबर टू आपकी बैक ट्रैकिंग। ब्रूट फोर्स का मतलब क्या है जी, प्रिंट आउट वैल्यूज ऑफ ऑल द वेरिएबल्स एट एवरी स्टेप, लुक थ्रू द मैस ऑफ द डाटा एंड फाइंड द एरर। ठीक है, यानी एक एक लाइन को आप रीड करते हैं, एक एक लाइन की वर्किंग को आप चेक करते हैं। अप्लाइड व्हेन ऑल एल्स फेल्स यूजिंग अ लेट द कंप्यूटर फाइंड द एरर फिलोसफी। तो बैक ट्रैकिंग क्या है जी, बैक ट्रैकिंग है जी बिगिन द सिम्टम्स ऑफ द एरर। पहले आप सिम्टम को देखते हो, सिम्पटम से आप उसके सॉल्यूशन की तरफ जाते हो। उसमें क्या था कि आपने प्रॉब्लम से सॉल्यूशन की तरफ जाना था और ढूंढना था प्रॉब्लम, और इसमें आपने प्रॉब्लम से आपने जब उसके सॉल्यूशन की तरफ जाना है तो उसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। ट्रेस बैकवर्ड्स फ्रॉम देयर बाय हैंड टू एरर यूज्ड इन स्मॉल प्रोग्राम्स बिगिनिंग, क्योंकि अब आप जो है क्या कहते हैं, इसको छोटे छोटे प्रोग्राम्स में आप बैक ट्रैकिंग कर सकते हैं। उसमें आपके पास जो नंबर ऑफ कोड जो है वो थोड़ा होता है, जबकि ब्रूट फोर्स में आपके पास नंबर ऑफ कोड ज़्यादा होता है। तो फिर आप इनपुट्स और आउटपुट्स देकर डिफरेंट तरह के कंडीशंस को चेक करते हो कि एरर कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर आप लाइन बाय लाइन कोड को रीड कर रहे हो तो फिर इट मीन्स कि आप बैक ट्रैकिंग कर रहे हो। बिगिनिंग एट द साइट वेयर सिम्टम्स हैज बीन अनकवर्ड, the source code is traced backward until the site of the code is found। तो आप तब तक उसको क्या करते हैं, रीड करते हैं अपने कोड को, जब तक कि आपको आपका प्रॉब्लम पता नहीं चल जाता, सिम्टम का अंदाजा नहीं हो जाता। तो बैक ट्रैकिंग आसान है कि ब्रूट फोर्स आसान है? ब्रूट फोर्स तब आपके पास जो है कारआमद है जब आपके पास कोड आपके पास ज्यादा है, और बैक ट्रैकिंग जब आपके पास कोड कम है। जब आपके पास कोड ज्यादा हो तो बैक ट्रैकिंग आपको नुकसान देगी। डिबगिंग टेक्निक्स के अंदर जो तीसरा सॉल्यूशन है वो है जी आपके पास कॉज एलिमिनेशन का। इसको क्या कहते हैं जी, कॉज एलिमिनेशन। मूविंग फ्रॉम पर्टिकुलर टू जनरल, कि खास मसले से आम की तरफ जाते हैं। रन एरर डिटेक्टिंग टेस्ट विद लॉट्स ऑफ डिफरेंट इनपुट्स बेस्ड ऑन ऑल द डाटा जनरेटेड, hypothesize an error cause, run another test to validate the hypothesis, if the hypothesis is not validated generate a new hypothesis। यानी कि आप किसी ना किसी तरीके से आप उस मसले को आइडेंटिफाई करके उसके सोल्यूशन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आप छोटे छोटे मसाइल को इग्नोर करते हैं। अगर एक इनपुट से वो नहीं चेक हो रहा तो आप दूसरी इनपुट देते हैं, तीसरी इनपुट देते हैं, चौथी इनपुट देते हैं, तो किसी ना कोई इनपुट के अगेंस्ट तो वो आखिर काम कर रहा होगा ना। अच्छा जी, उसके बाद है जी चौथी डिडक्शन। डिडक्शन क्या है जी, मूविंग फ्रॉम जनरल टू पार्टिकुलर, यानी आम से खास की तरफ जाना। कंसीडर ऑल पॉसिबल एरर्स कॉजेस, जनरेट टेस्ट टू एलिमिनेट ईच, वी होप एग्जैक्ट expect all but we will succeed, we may then be able to use further tests to further refine the error cause। अच्छा जी, डिबगिंग के हिंट क्या है जी, फर्स्ट थिंक अबाउट द सिम्टम्स यू आर सीइंग। जो आपको मसला नजर आया पहले तो उसको सोचो। डोंट रन ऑफ हाफ कुक्ड, ये ना सोचो कि बस मैंने तो कर लिया सॉल्व। यूज टूल्स डायनेमिक डिबगर्स टू गेन मोर इनसाइट एंड टू मेक द स्टेप्स रिप्रोड्यूसेबल। इफ एट एन इम्पास गेट हेल्प फ्रॉम द समवन एल्स, अगर हो सकता है कि आपसे नहीं वो मसला दुरुस्त हो रहा तो फिर आप किसी दूसरे की हेल्प लो, लेकिन उस मसले को छोड़ो मत। बी एब्सोल्युटली श्योर टू कंडक्ट रिग्रेशन टेस्ट व्हेन यू डू फिक्स द बग। ठीक है जी, तो उम्मीद है कि अब आपको इंटीग्रेशन टेस्टिंग की समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं वैलिडेशन की। तो वैलिडेशन को हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आप वैलिडेशन के अंदर आप सिस्टम की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हैं और क्राइटेरिया चेक करते हैं कि हमारा सिस्टम जो है उन क्राइटेरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। इसके अंदर आप टेस्ट क्राइटेरिया पहले सेट करते हैं।
सेट द ब्लैक बॉक्स टेस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कन्फर्मेंस विद द रिक्वायरमेंट्स, वो टेस्ट क्राइटेरिया सेट होता है। उसके बाद फिर आप अपना एक रिव्यू डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, ठीक है। रिव्यू डॉक्यूमेंट के अंदर क्या होता है, एन ऑडिट टू इंश्योर दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉन्फ़िगरेशन आर प्रॉपर्ली डेवलप्ड। तो वो डॉक्यूमेंट आपका जो है, वो कैटलॉग आपका प्रूफ होता है कि आपने जो है उसका एक एनालिसिस किया है, एंड हैव द नेसेसरी डिटेल टू सपोर्ट मेंटेनेंस। उस डॉक्यूमेंट के अंदर आपकी वो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन होती है। देन फिर आप क्या करते हैं, अल्फा टेस्टिंग करते हैं या फिर आप बीटा टेस्टिंग करते हैं, ठीक है। अल्फा टेस्टिंग और बीटा टेस्टिंग का डिफरेंस मैं आपको बता चुका था। उसके अंदर हम जो है अल्फा के अंदर क्या कर रहे थे, कंडक्ट एट द डेवलपर्स साइट बाय द कस्टमर, ठीक है। डेवलपर साइट पे अगर आपने टेस्ट करना है तो उसको अल्फा, और अगर आपने कस्टमर साइट पे जाके टेस्ट करना है तो आपने फिर बीटा टेस्ट करना है, ठीक है। एनवायरनमेंट नॉट कंट्रोलेबल बाय द डेवलपर। तो जब आप कस्टमर आपका यूज कर रहा होगा तो इट मीन्स वहाँ का एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में नहीं है। लेकिन अगर आप टेस्टिंग अपने एंड पे कर रहे हैं, डेवलपर साइड पे कर रहे हैं, तो फिर आपका एनवायरनमेंट आपके कंट्रोल में होगा और आप फौरन उस चेंजेस को जो है वो आप अकोमोडेट कर सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो चीज़ थी वो क्या थी, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग थी। एक्सेप्टेंस कैरिड आउट बाय द कस्टमर टू वैलिडेट ऑल रिक्वायरमेंट। तो वो जो जो उसने रिक्वायरमेंट दी हुई होती हैं वो सारी की सारी वो वेरीफाई की जाती है। तो सिस्टम टेस्टिंग को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं जी बेसिक पाथ टेस्टिंग के बारे में। बेसिस पाथ टेस्टिंग में क्या है जी, वाइट बॉक्स टेस्टिंग टेक्निक है आपके पास। उसमें ड्राइव अ लॉजिकल कम्प्लेक्सिटी मेजर है। उसके बाद डिफाइन अ बेसिस सेट ऑफ एग्जीक्यूशन पाथ्स हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, टेस्ट केसेस ड्राइव टू एक्सरसाइज द बेसिस सेट आर गारंटेड टू एग्जीक्यूट एवरी स्टेटमेंट इन द प्रोग्राम एट लीस्ट वंस। यानी आपके पास जो भी आपका कंपोनेंट है या लाइन ऑफ कोड है या स्टेटमेंट है या कंडीशंस हैं, उनको एटलीस्ट वन टाइम आपने जो है टेस्ट लाजमी करना है। अच्छा जी, अब इनकी तीन टेक्निक्स हैं। नंबर वन फ्लो ग्राफ नोटेशन, नंबर टू साइक्लोमेट्रिक कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, नंबर थ्री आपके पास है जी ग्राफ मैट्रिसेस। पहले नंबर वन को देख लेते हैं जी। फ्लो ग्राफ नोटेशन के अंदर आप ग्राफ नोटेशन को यूज करते हैं। ऑल शेप आपको किस लिए शो की जाती है, इसको हम नोड के लिए यूज करते हैं। और नोड आपकी एक भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं। और जितनी भी आपकी प्रोसीजरल स्टेटमेंट्स होती हैं उनको हम नोड में ऐड करते हैं। उसके बाद आपका जो एरो साइन है इसको हम लिंक या एज के तौर पे यूज़ करते हैं और ये इंडिकेट करता है फ्लो ऑफ कंट्रोल को। एरियाज बाउंडेड बाय एजेस एंड नोड्स आर कॉल्ड रीजन्स। जितने भी आपके पास ऐसे एरियाज होंगे जो कि आपके बाउंडेड होंगे, ठीक है, वो उनको हम रीजन्स कहेंगे। बाउंडेड का मतलब मैं अभी आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। एरिया आउटसाइड द ग्राफ इज आल्सो अ रीजन। और आपका जो है ग्राफ के बाहर का जो एरिया, आउटसाइड एरिया, वो भी आपका एक रीजन कहलाता है। उसके बाद एक नोड होती है जी प्रेडिकेट नोड। प्रेडिकेट नोड वो होती है जिस जिस आपकी कंडीशन, अगर आपके कोड के अंदर कोई कंडीशंस इन्वॉल्व हो रही हैं तो वो कंडीशंस वाली जो नोड होगी उसको हम कहेंगे प्रेडिकेट नोड, ठीक है। अब फ्लो ग्राफ के अंदर मैंने आपको तीन चीजें बताई हैं कि आपके पास प्रेडिकेट नोड की इन्फॉर्मेशन हो, नोड की इन्फॉर्मेशन हो, और आपके पास नंबर ऑफ एजेस का पता होना चाहिए आपको। द फ्लो ग्राफ इज समवट सिमिलर टू द फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट की तरह, जिस तरह आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के अंदर आप अपने कोड का फ्लो ग्राफ बनाया था, तो सेम उसी तरह आपको पहले अपने कोड का एक फ्लो ग्राफ बनाना है, ठीक है। फ्लो चार्ट बनाना है, उस फ्लो चार्ट को फिर हम फ्लो ग्राफ में कन्वर्ट कर लेंगे। देर आर नोड्स वर्टिसेस, जो उसके अंदर नोड्स होती हैं उनको आप वर्टिसेस भी बोलते हैं। असाइनमेंट एंड प्रोसीजर कॉल स्टेटमेंट्स चेक की जाती हैं। उसके बाद प्रेडिकेट नोड्स चेक की जाती हैं। उसके बाद जो प्रेडिकेट नोड के अंदर हमने क्या देखना है कि इफ द प्रेडिकेट इन्वॉल्व एन एंड और मल्टीपल नोड्स विल बी नीडेड। हो सकता है कि उसके अंदर एक इंटरनल नोड भी हो सकती है। ऑल एंड इफ या एंड वाइल एंड एंड केस क्लॉजेज जो हैं वो भी आपकी नोड्स के अंदर आ सकती हैं। अ लीनियर सीक्वेंस ऑफ कोड्स कैन बी कंबाइंड इनटू वन नोड। तो आपके पास जो लीनियर कोड होता है उसको भी हम एक नोड में ऐड अप कर देते हैं। तो ये जो लेफ्ट साइड पे दिखाया जा रहा है ये क्या फ्लो चार्ट है। 1 to 11 जो है इसके अंदर नोड्स हैं आपके पास। तो 1 to 11 नोड जो है वो आपको फ्लो ग्राफ बता रहा है किधर से प्रोग्राम चल रहा है और कहाँ कहाँ से कहाँ जो आ सकती है उसकी जो है एज लिंक्स जो बने हुए हैं, ठीक है, जो एजेस बने हुए हैं। तो ये 1 को डायरेक्ट वो 11 पे भी लेके आ रहा है। इधर से जो है आपका 10 के बाद जो है आपके प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन जो है वो 1 पे भी जा रही है। तो ये आपका ये जो फ्लो चार्ट है ये डिपेंड करता है आपके सी प्लस प्लस के उस प्रोग्राम के ऊपर या उस कोड के ऊपर जिसको देखते हुए आपने ये फ्लो चार्ट बनाया।
तो अब क्या है, इस फ्लो चार्ट को हमने कन्वर्ट करना है जी फ्लो ग्राफ में, तो ये इसके इक्विवेलेंट फ्लो ग्राफ है। इसमें भी 11 एजेस हैं, उसमें भी 11 एजेस हैं, इसमें भी वैसे ही एरो लगाए गए हैं जैसे वो लगाए गए हैं, लेकिन उसमें क्या था कि आपने कुछ डायमंड शेप्स आपने यूज़ की थी और कुछ आपने जो है ट्राइंगल्स यूज़ की थी। तो हमने क्या किया है कि जहाँ पर आपके पास जो है क्या कहते हैं, आपके पास जो कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं, उन कंडीशनल स्टेटमेंट्स को हम क्या कर लेते हैं, हम आपस में क्या कर लेते हैं, जहाँ पर आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स हों उनको आप कंबाइन भी कर सकते हैं। जिस तरह से देखेंगे इसके अंदर मैंने क्या किया है कि हमने इसके अंदर आपके पास जो है नोड 2 और 3 को हमने कंबाइन किया है, ठीक है। नोड 2 और 3 को कंबाइन करने का मकसद क्या था कि 3 से आप 4 पे भी जा रहे हैं और 5 पे भी जा रहे हैं और उधर से आप 6 पे भी जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम 4 और 5 पे 3 की हेल्प से जा रहे हैं तो इट मीन्स कि मैंने क्या किया है कि दरमियान में 4 और 5 का लिंक किसी और के साथ नहीं था, तो इसलिए हमने 4 और 5 को कंबाइन कर लिया है, ठीक है। और इधर से 2 और 3 का लिंक किसी और के साथ नहीं था, तो इसलिए हमने 2 और 3 को भी कंबाइन कर लिए। इनको भी कंबाइन किया हमने और इनको कंबाइन किया है, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो हमारे पास नोड्स तो 11 ही रही हैं, लेकिन हमने क्या किया है, उनके हमने नोड्स को कम कर लिया, हमने उनके पाथ्स को यूटिलाइज कर लिया, ठीक है, नंबर ऑफ एजेस को कम करने के लिए, ठीक है। तो अब टोटल हमारे पास कितनी है जी, हमारे पास नोड्स कितनी है जी, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। और ये जो देखें ये एक ब्लॉक एरिया बन रहा है, ठीक है, ये एक लूप बन रही है, तो इसको हम रीजन का नाम देते हैं। इसी तरह ये भी एक लूप बन रही है, ठीक है, ये वाली, तो इसको भी हम एक रीजन का देते हैं नाम। और ये भी एक लूप बन रही है, अगर आप देखें तो इसको, इससे भी हम बाहर नहीं निकल रहे, तो ये भी हमारे पास एक रीजन बन रही है, ठीक है। तो और इसके अलावा मैंने आपको बताया था रीजन की डेफिनेशन क्या, कि रीजन आउटसाइड द बॉडी भी हो सकती है। रीजन की दूसरी लाइन मैंने आपको क्या बताई थी यहाँ पर, कि जो रीजन्स हो सकती हैं आपकी, वो क्या हो सकती हैं आपकी, areas bounded by the edges and nodes are called regions. Area outside a graph is also called a region. यानी कुछ रीजन्स तो आपकी इंटरनल हो गई और कुछ आपकी एक्सटर्नल हो गई। तो इसमें टोटल जो है हमारे पास 4 रीजन्स बनी है, R1 R2 R3 एंड R4। 4 रीजन्स बन गई हैं और नोड्स हमारे पास 9 बन गई हैं और एजेस हमारे पास कितने बन गए हैं उनको भी हम काउंट कर लेते हैं बाद में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है जी। 11 आपके जो है वो बन रहे हैं एजेस बन रहे हैं, 9 आपकी नोड्स बन रही हैं, 4 आपके जो है वो रीजन्स बन रहे हैं। तो अब साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्या है हमारे पास जी, पहला मेथड है, वो हमारा पहला तरीका था ग्राफ में कन्वर्ट करना, दूसरा था साइक्लोमेटिक। तो साइक्लोमेटिक क्या है जी, सॉफ्टवेयर मैट्रिसेस दैट प्रोवाइड अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोग्राम। इट डिफाइन द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ। इसमें हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास इंडिपेंडेंट पाथ कितने हैं, इंडिपेंडेंट पाथ के बाद अपर बाउंड का पता होना चाहिए, लोअर बाउंड का पता होना चाहिए। देन हम क्या करते हैं, इंडिपेंडेंट पाथ का अंदाजा कैसे लगाएंगे कि इंडिपेंडेंट पाथ क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट पाथ एनी पाथ थ्रू द प्रोग्राम दैट इंट्रोड्यूस एट लीस्ट वन न्यू सेट ऑफ प्रोसेसिंग स्टेटमेंट और कंडीशन वेरिएबल्स। तो इस तरह की अगर सिचुएशन आपके कोड के अंदर है तो आप उसको इंडिपेंडेंट पाथ कह सकते हैं। तो अगर आपको प्रोग्रामिंग आती है तो आप जो है इंडिपेंडेंट पाथ से ऑलरेडी जो है होना होगी आपकी। अब ये वर्क कैसे करता है, जो हमने एग्जांपल पहले देखी डायग्राम जो हमने पीछे डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग जो है हमारे पास फॉर्मूला नंबर 1 जो है हमारे पास, उसमें हमने फाइंड आउट करना है v ऑफ g इज इक्वल टू r, v ऑफ g इज इक्वल टू e माइनस एन प्लस टू फार्मूले का है और e माइनस एन हमने फाइंड करना है। उसके बाद v ऑफ g इज इक्वल टू p प्लस 1। तो ये हमने 3 फार्मूलाज फाइंड आउट करने हैं, मेजर करने हैं साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी। अब R से क्या मुराद है, नंबर ऑफ रीजन्स, E से मुराद है नंबर ऑफ एजेस, N से मुराद है जी नंबर ऑफ नोड्स, P से मुराद है जी प्रेडिकेट नोड्स, ठीक है। तो अब हम पहला स्टेप फॉलो करते हैं। पहले फ्लो ग्राफ हमने ड्रॉ करना है, उसके बाद हमने फॉर्मूलाज मेंशन करने हैं, कैलकुलेट करना है V ऑफ G। देन हमने नंबर 3 पे क्या करना है, डिटरमिन करना है उसका बेसिस सेट। और नंबर 4 पे हमने डिटरमिन करना है जी प्रिपेयर टेस्ट केस दैट विल फोर्स ऑल एग्जीक्यूशन ऑफ ईच पाथ इन द बेसिस सेट। यानी उस बेसिस सेट के अकॉर्डिंग हमें फिर टेस्ट केसेस लिखने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये 4 काम हमने कैसे करने हैं जी, नंबर 1 शुरू करते हैं। ये हमारे पास ग्राफ था, इस ग्राफ को सामने रखते हुए इसमें से हमारे पास जो है एजेस कितने थे, हमारे पास 11 थे, नोड्स हमारे पास 9 थी। तो हमारे पास फार्मूला क्या था जी, हमारे पास e माइनस एन प्लस 2 था, तो e माइनस एन प्लस 2 निकला, तो ये हमारे पास v ऑफ g हमारे पास 4 निकल आया, ठीक है।
V4 निकला है। उसके बाद P इज इक्वल टू 3 कैसे निकला? P मैंने क्या बताया था, प्रेडिकेट नोड्स बताई थी, और प्रेडिकेट नोड्स का मतलब क्या बताया था कि जितनी आपके पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स थी। तो कंडीशनल स्टेटमेंट देखें कितनी थी आपके पास इसमें, आपके पास 1 कंडीशनल स्टेटमेंट थी, 2 कंडीशनल स्टेटमेंट थी और 3 कंडीशनल स्टेटमेंट थी। तो 3 कंडीशनल स्टेटमेंट थी आपके पास, तो इट मीन्स कि आपके पास P आ गया 3। तो अगला फार्मूला हमारे पास V ऑफ G का क्या था जी, P प्लस 1। तो P प्लस 1, P की वैल्यू 3 है, 1 फार्मूले का है, तो V ऑफ G हमारे पास 4 निकल आया। उसके बाद हमने फाइंड करना था जी जो तीसरा हमारे पास फार्मूला था वो क्या था हमारे पास, वो हमारे पास फार्मूला था जी आर हमने फाइंड करना था। तो जो V ऑफ G हमारे पास 4 निकला है, तो इट मीन्स कि हमारे पास R भी हमारे पास 4 निकला है। ठीक है जी, तो R भी हमारे पास 4 निकल आया। रीजन्स हमारे पास 4 थी। रीजन्स हमारे पास कितनी थी, R1 था, R2 था, R3 था और R4 था। हमारे पास 4 रीजन्स थी, तो हमारे पास 4 रीजन्स आ गई। तो V ऑफ G इज इक्वल टू R, R हमारे पास 4 आ गया, V ऑफ G हमारे पास 4 आ गया। तो हमारे पास V ऑफ G जो है हमारे पास 4 आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कम्प्लेक्सिटी ऑफ जो है साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी के थ्रू हमने अपने एग्जांपल को सॉल्व किया। अब हम देखते हैं कि टोटल पाथ्स जो है वो क्या कितने बन रहे हैं इसके। ठीक है, पाथ कितने बन रहे हैं, तो पहला पाथ हमारा 1 to 11 बन रहा है जी। पाथ नंबर 1 हमारे पास क्या है जी, 1 to 11। ठीक है, डायरेक्ट बाहर आ रही है ना लाइन। उसके बाद पाथ नंबर 2 हमारे पास क्या बन रहा है जी, 1 पे जाएंगे, फिर 2 पे जाएंगे, फिर 3 पे जाएंगे, फिर 4 पे, फिर 5 पे, फिर 10 पे, और 10 से फिर 1 पे जाएंगे, और 1 से फिर हम 11 पे आएंगे। तो ये हमारे पास पाथ नंबर 2 बन गया। तो 2 पाथ बन गए जी। तीसरा पाथ हमारे पास क्या है, हमारे पास 1 है, 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 6 है। ठीक है, इधर तो हम इधर चले गए थे ना 4 वाली साइड पे, तो अब हमने इस साइड पे जाना है। तो 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 1, 1 के बाद 11। तो ये पाथ नंबर हमारे पास 3 आ गया जी। उसके बाद पाथ नंबर 4 बन रहा है जी हमारा। पाथ नंबर 4 में 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10 और फिर 1 और 11। तो ये हमारे पास 4 पाथ बन रहे हैं। क्या इसके अलावा भी कोई पाथ बन रहे हैं? अगर इसके अलावा भी कोई पाथ बन रहे हैं तो इट मीन्स कि आपके रीजन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैक्सिमम 4 पाथ हैं, तो इट मीन्स कि आपके पास 4 रीजन्स बन रहे हैं। तो 4 रीजन्स को हमने क्या किया, 4 हमारे पास पाथ बन गए। ग्रेट, सो नाउ व्हाट, अब क्या करना है? सो नाउ यू सेट अबाउट द डिजाइन टेस्ट केस दैट कॉज द बेसिस सेट ऑफ पाथ्स टू एग्जीक्यूट। टू समराइज यूजिंग द कोड, ड्रॉ द फ्लो ग्राफ, डिटरमिन V ऑफ G। उसके बाद डिटरमिन करो बेसिस सेट ऑफ इंडिपेंडेंट पाथ। उसके बाद बताओ जी प्रिपेयर अ सेट ऑफ टेस्ट केस दैट विल फोर्स ऑल पाथ इन द बेसिस सेट। तो आपने इन पाथ को टेस्ट करने के लिए टेस्ट केसेस बनाने हैं। पाथ आपके सामने आ गए, आपके पास आपके प्रोग्राम का फ्लो भी आपको पता चल गया। इस फ्लो के अकॉर्डिंग जो है आपने इनपुट सेलेक्ट करके आउटपुट सेलेक्ट करनी है। देन आपने इसकी प्रोसेसिंग देखनी है कि क्या करेक्टली ये फंक्शन वेरीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये हमारे पास तरीकाकार था जी इसको टेस्ट करने का। साइक्लोमेटिक कम्प्लेक्सिटी के अंदर अगर हम बात करें मॉड्यूल्स की और नंबर ऑफ जीज की, तो नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हमारे पास ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास वी ऑफ जीज जो हैं वो हमारे पास कम हो सकते हैं। तो हमने वी ऑफ जीज को अगर चेक कर लिया तो इट मीन्स कि हमने नंबर ऑफ मॉड्यूल्स को टेस्ट कर लिया। तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा था सिलेक्टिव मॉड्यूल्स हमने टेस्ट करने होते हैं, तो वो ये वाले सिलेक्टिव मॉड्यूल्स थे जो वी ऑफ जी के अंदर आ रहे हैं। ये अगर सही तरीके से काम कर रहे हैं तो इट मीन्स कि आपका प्रोग्राम जो है वो एरर फ्री है। ठीक है जी। अब आपके पास जो तीसरा जो तरीका है जी ग्राफ मैट्रिसेस का। ग्राफ मैट्रिक्स जो है वो है हमारे पास, ये भी एक अप्रोच है अपने प्रोग्राम को टेस्ट करने की। इसको आप स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम भी देते हैं। इसका साइज जो है वो नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ नोड्स इन द फ्लो ग्राफ। ठीक है, ईच रो एंड कॉलम कोरस्पॉन्ड टू एन आइडेंटिफाइड नोड। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स एंट्रीज कोरस्पॉन्ड टू द कनेक्शंस एंड एजेस। जितने आपके एजेस हैं वो भी इसके अंदर आपके डिफाइन हो जाती है। अ लिंक वेट इज एडेड टू ईच मैट्रिक्स। तो जिस जिसके साथ जो जो आपका लिंक कनेक्ट हो रहा होता है वो आप इस सेल के अंदर आप फिल आउट करते हैं। किस तरीके से जनाब, कि ये अगर फॉर एग्जांपल आपका जो है ट्री है, तो इस ट्री को देखते हुए मेरे पास कितनी है जनाब, मेरे पास 4, आप 5 मेरे पास आप नोड्स हैं। ठीक है, तो 5 रोज और 5 कॉलम बन जाएंगे। उसके बाद आपने देखना है कि फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ क्या इंटरेक्शन है, क्या 1 1 के साथ इंटरेक्ट है, नहीं, 1 2 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, नहीं, 1 3 के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, ये देखें ये यस, तो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया 1। ठीक है, उसकी एंट्री कर दी। उसके बाद 1 4 के साथ लिंक नहीं है, 1 5 के साथ लिंक नहीं है। उसके बाद 2 की बारी आती है, तो 2 किसके साथ लिंक नहीं कर रहा, यानी 2 से आगे एरो जा ही नहीं रहा किसी की तरफ।
उसके बाद 3 की बात करते हैं तो 3 से आगे एरो जा रहा है किसकी तरफ, 2 की तरफ जा रहा है, तो ये हमने लिख दिया। उसके 3 से एरो जा रहा है 4 की तरफ, तो ये हमने एंटर कर दिया। इस तरीके से आपने क्या करना है, 5 रोज एंड 5 कॉलम्स आपने किस तरीके से बनाने हैं, जितने आपके नंबर ऑफ नोड्स होंगे उस हिसाब से आप नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स बना लेंगे। और नंबर ऑफ नोड्स का दूसरी नोड्स के साथ जो है लिंक जो है वो एजिस की फॉर्म में होता है, और एजिस को देखते हुए आप इस टेबल को फिल करेंगे। ठीक है जी। उसके बाद क्या करना है जी, आपने अपने फ्लो ग्राफ की बेस पे आपने ये कनेक्शन मैट्रिक्स बनाने के बाद आपने क्या करना है, इन एंट्रीज को फिर आगे फर्दर यूटिलाइज करना है वेरीफाई करने के लिए। यानी इन के लिए अब आपको टेस्ट केस लिखना है कि 1 को 3 तक कैसे मैंने चला भेजना है, ठीक है, कैसे वेरीफाई इसकी इनपुट दे के आउटपुट वेरीफाई करनी है। उसके बाद 3 और 2 का कनेक्शन चेक करना है, फिर उसके बाद 4 और 2 का कनेक्शन चेक करना है, और 3 और 4 का कनेक्शन चेक करना है। उसके बाद 4 और 5 का कनेक्शन चेक करना है। इसी तरीके से आपने ये कनेक्शन चेक करने हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं जी ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के अंदर मैंने बताया था जी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के ऊपर फोकस किया जाता है। ठीक है, तो ये व्हाइट बॉक्स से थोड़ी सी डिफरेंट है। इट इज अप्लाइड ड्यूरिंग द लेटर स्टेजेस ऑफ द टेस्टिंग, तो ये एंड पे परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो इसमें ये 4 चीजें डिस्कस की जाती हैं, रिक्वायरमेंट आपके, इनपुट आपके, इवेंट्स आपके, और आउटपुट्स आपके। ठीक है, तो ये भी एरर्स फाइंड करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शंस, इंटरफेस एरर्स, डाटा स्ट्रक्चर्स, एक्सटर्नल डाटाबेस, और परफॉर्मेंस एरर्स, इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर्स। उसके बाद इसके अंदर आप ग्राफ बेस्ड टेस्टिंग को भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आप इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस और कंपैरिजन टेस्टिंग। तो ये इसके जो है 4 तरह के इसके जो मेथड्स हैं ब्लैक बॉक्स के अंदर यूटिलाइज किए जाते हैं। ठीक है, इनको यूज करके आप ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कर सकते हैं। ठीक है जी। अब इनमें सबसे पहला जो आपका जो है ग्राफ बेस्ड तो हमने देख लिया, अब इक्विवेलेंस पार्टीशनिंग देख लेते हैं। डिवाइड्स द इनपुट डोमेन ऑफ प्रोग्राम इनटू क्लासेस ऑफ डाटा फ्रॉम विच टेस्ट केस कैन बी डिराइव। तो इसमें आपने देखना होता है कि मैंने किस पोर्शन को मैंने वेरीफाई करना है या टेस्ट करना है। टेस्ट के डिजाइन इज बेस्ड ऑन द एवेल्युएशन ऑफ द इक्विवेलेंस क्लासेस। जो जो क्लासेस अब बराबर इक्विवेलेंस रोल प्ले कर रही हैं, उन क्लासेस को जो है आप उनमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंस क्लास रिप्रेजेंट अ सेट ऑफ वैलिड और इनवैलिड स्टेट्स फॉर इनपुट कंडीशंस। ठीक है, तो उनके लिए आप सेम इनपुट डाटा और आउटपुट को कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, तो आपने इनवैलिड इनपुट्स भी लेनी होती हैं और वैलिड इनपुट्स भी देनी होती हैं सिस्टम को। दोनों तरह के इनपुट्स चेक करने के देने के बाद आप सिस्टम की आउटपुट्स को चेक करते हैं कि इनवैलिड इनपुट पे ये क्या रिस्पॉन्स देता है और वैलिड इनपुट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स देता है। उसके बाद जो थर्ड मेथड था वो था हमारे पास बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस। बाउंड्री वैल्यू में क्रिएट टेस्ट केसेस दैट एक्सरसाइज बाउंडिंग वैल्यूज द एजेस ऑफ द क्लासेस, यानी एजेस को चेक करना, उसको कहते हैं बाउंडेड वैल्यूज। कंप्लीमेंट्स इक्विवेलेंसेस class testing derive test cases from the input and output domain as well as। तो इसकी बाउंडिंग वैल्यू देने के लिए आपको रेंजेस सेलेक्ट करनी पड़ती हैं ए टू बी। अगर ए टू बी जा रहा है तो वो क्या मतलब है उसका, उसकी टेस्ट वैल्यू क्या होगी। ठीक है, और अगर जो है वो जस्ट अबव एंड बिलो ए एंड बी, यानी कि आपने देखना होता है कि इसकी वैल्यू जो है इससे ग्रेटर लेस देन किस तरह से हो सकती है और कैसे जो है इसको जो है ये डिफर कर रहा है वैल्यूज को। सेट ऑफ वैल्यूज टेस्ट केसेस फॉर द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यूज देकर आप चेक कर सकते हैं। द अबव अप्लाइज द आउटपुट कंडीशंस के ऊपर, आउटपुट कंडीशंस के ऊपर, आउटपुट के ऊपर भी कंडीशंस लगा सकते हैं। इंटरनल प्रोग्राम डेटा स्ट्रक्चर बाउंड्री टेस्ट केस फॉर दिस बाउंड्रीज, तो इनके लिए आप इनको भी वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपना ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को चारों तरीकों से आप परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम खत्म करते हैं अपने लेक्चर को। आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर खत्म होता है। अच्छा जी, इसके अंदर हम एक चीज़ हमने स्किप की थी, वो थी हमारे पास टेस्ट प्लानिंग। टेस्ट प्लानिंग क्या है? द टेस्ट प्लान डिफाइन द स्कोप ऑफ द वर्क टू बी परफॉर्म्ड, कि आपने कौन सा वर्क परफॉर्म करना है उस चीज़ की प्लानिंग करना। द टेस्ट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? अ कंटेनर डॉक्यूमेंट दैट होल्ड ऑल ऑफ द इंडिविजुअल टेस्ट, यानी टेस्ट स्क्रिप्ट आपके दैट आर टू बी एग्जीक्यूटेड, जिनको आपने एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, वो आपकी एक डॉक्यूमेंट फाइल जिसके अंदर आपने वो उस इंफॉर्मेशन को राइट अप करना है। द टेस्ट रिपोर्ट, ठीक है, जो आप टेस्ट करने के बाद आपकी जो रिपोर्ट होगी वो किस तरह की होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स दैट अकर्ड व्हेन द टेस्ट स्क्रिप्ट व्हेन वर रन। ठीक है, अब उसके अंदर क्वेश्चंस किस तरह के होंगे जी? हाउ मेनी टेस्ट आर नीडेड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू डेवलप दोज टेस्ट, हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू एग्जीक्यूट दो टेस्ट। उसके बाद टॉपिक्स कौन कौन से होंगे जी उसके अंदर? टेस्ट एलिमिनेशन, टेस्ट डेवलपमेंट एंड इनफॉर्मेट वैलिडेशन,
वैलिडेशन रेडीनेस रिव्यू एंड फॉर्मेट वैलिडेशन, टेस्ट कंप्लीशन क्राइटेरिया। तो ये आपकी उसकी जो है वो उसकी मेजर हेडिंग्स होंगी आपके उस टेस्ट प्लान की। टेस्ट एस्टिमेशन से क्या मुराद है जी? नंबर ऑफ टेस्ट केसेस रिक्वायर्ड इज बेस्ड ऑन testing all functions and features in the SRS software requirement specification, including an appropriate number of ALAC, act like a customer test, including do it wrong, use wrong or illegal combination of inputs, don't do enough, don't do nothing, do too much। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर मल्टीपल कंडीशंस अप्लाई करके डिफरेंट तरह की इनपुट्स बनाएंगे। ठीक है, कि कस्टमर ऐसी इनपुट भी दे सकता है, गलत भी दे सकता है, इलीगल भी दे सकता है, इनफ ज़्यादा भी दे सकता है, कुछ इनपुट भी नहीं दे रहा वो, या बहुत ज़्यादा इनपुट दे रहा है। ठीक है, तो तरह तरह के आपने क्राइटेरियाज सेट करते हुए डिफरेंट तरह के इनपुट्स डिजाइन करने होते हैं। अचीविंग सम टेस्ट कवरेज गोल, आपका मकसद क्या होगा? ठीक है, अचीविंग अ सॉफ्टवेयर रिलायबिलिटी गोल। ठीक है, तो आप इंटरनेट के ऊपर एक्सप्लोर भी कर सकते हो कि टेस्ट केस का सैंपल, ठीक है, टेस्ट केस का सैंपल भी आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उसको देखिएगा कि उसके अंदर क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको पुट करनी होती है। उसके बाद टेस्ट कम्प्लेक्सिटी आपकी डिफरेंट आपके प्लेटफॉर्म और ऑटोमेटेड करनी है या आपने मैनुअल करनी है, ये भी आपके उस डॉक्यूमेंट के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी। और अगर डॉक्यूमेंट करेंगे तो उसके अंदर आप रेफरेंस मेंशन करेंगे एसआरएस का, कि एसआरएस के अंदर जो मेरा फलां पॉइंट है, उस फलां पॉइंट के अंदर जो है मेरे पास इस चीज़ को मैंने डिस्कस करना है। ठीक है, इस चीज़ का एक टेस्ट है, इसके नंबर ऑफ टेस्ट कितने होंगे, उसके नोट लिख लो कि इतने पॉजिटिव होंगे, इतने नेगेटिव होंगे। फलां जगह पे जाके उसका रेफरेंस मेंशन करो, फिर उसके बारे में बताओ, ये मैंने ऑटोमेटेड करना है, ये मैंने मैनुअल